Hello students, in this video we talk about our new chapter Environment and Sustainable Development. At first we talk about meaning of environment. वैसे तो आप सभी परिचित हैं एनवायरनमेंट क्या है। हमारे आसपास का जो भी एटमॉस्फेयर है हम उसको किसके अंदर शामिल कर लेते हैं, एनवायरनमेंट में। लेकिन इसको अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया। अगर अपन इसको डिफाइन करें या इसकी परिभाषा देखें तो इस एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लानेटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटली ऑल रिसोर्सेज। इट इंक्लूड्स ऑल द बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर। अपन अपने एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है या जितने भी बायोटिक या लिविंग एलिमेंट्स जिनको अपन कह सकते हैं और एबायोटिक जिनको अपन नॉन लिविंग एलिमेंट्स कह सकते हैं, उनको अपन इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। लिविंग एलिमेंट्स के अंदर आएंगे हमारे विभिन्न प्रकार के जो बर्ड्स है, एनिमल्स है, विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स है या विभिन्न प्रकार से जो फॉरेस्ट है या हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको अपन एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। लेकिन जितने भी सजीव प्राणी जिसको अपन कह सकते हैं बायोटिक या लिविंग एलिमेंट्स, वो हमारे बायोटिक एलिमेंट्स या लिविंग एलिमेंट्स के अंदर इंक्लूड होंगे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। और एबायोटिक के अंदर जो जीवित नहीं है लेकिन फिर भी हमारे लिए रिसोर्स के रूप में प्रोवाइड करवाए जाते हैं हमारी नेचर के द्वारा, जिसके अंदर हम शामिल करते हैं हमारे विभिन्न प्रकार के। जैसे देखिए नॉन बायोटिक के अंदर अपन शामिल करेंगे सन को या फिर हम कह सकते हैं हमारी एयर को, हमारे वाटर को। ये सब क्या है, एबायोटिक एलिमेंट्स है या नॉन लिविंग एलिमेंट्स जिसको अपन कह सकते हैं। लैंड है, रॉक्स है, ये सब क्या है, सनलाइट है, ये सब क्या है, एबायोटिक या फिर अपन इनको कह सकते हैं नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ये हमारे सभी किसके अंदर शामिल किए जाते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर। तो अपन इसको अगर डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट रेफर टू ऑल दोज कंडीशंस या रिसोर्सेज और एलिमेंट्स ऑफ सराउंडिंग दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। जो मानव जीवन के लिए जरूरी है उन सभी एलिमेंट्स को या उन सभी रिसोर्सेस को या उन सभी कंडीशंस को हम किसके अंदर शामिल करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। अब आपको समझ में आ गया कि जितने भी प्रकार के बायोटिक और एबायोटिक या जितने भी प्रकार के लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स है वो किसके अंदर शामिल किए जाते हैं, हमारे पर्यावरण में। यहाँ हमारे चारों ओर के वातावरण में जितने भी प्रकार के लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स है वो सभी क्या है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं। अब सेकंड जो टॉपिक अपन इसके अंदर देखेंगे वो है फंक्शन या सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट। सेकंड जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक तो ये था, सेकंड फंक्शन और या सिग्निफिकेंस भी अपन जिसको कह सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है हमारे लिए पर्यावरण, इसके क्या महत्व है या इसके फंक्शंस क्या है हमारे लिए। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन हम देखते हैं एनवायरनमेंट सप्लाइज रिसोर्सेज। पहला, एनवायरनमेंट सप्लाइज रिसोर्सेज। दो प्रकार के रिसोर्सेज है देखिए हमारे पास में, एक है नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरे ह्यूमन रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमें कौन प्रोवाइड करवाता है, हमारा एनवायरनमेंट। जितने भी प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज हमें दिखाई देते हैं वो सब किसके द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं या किसके द्वारा उनकी सप्लाई की जाती है, हमारे एनवायरनमेंट के द्वारा। अब रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं ये अपन पहले भी सीख चुके हैं कि रिसोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रीन्यूएबल और दूसरे होते हैं नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वे हैं जिनको अपन वापस से जिनका प्रोडक्शन किया जा सकता है। अगर अपन उनको यूज कर लेते हैं, यदि वे
खत्म हो जाते हैं तो अपन उनको वापस उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो एक बार खत्म हो जाते हैं, या एक बार यदि वो समाप्त हो जाते हैं, या जिनको अपन यूज कर लेते हैं तो वापस अपन उनका प्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो रिन्यूएबल रिसोर्स इसके अंदर अपन शामिल करेंगे हमारे जितने भी प्रकार के ट्रीज हैं, जितने भी प्रकार की फिशेज हैं, प्लांट्स हैं, उनको अपन वापस क्या उनका प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो इनको अपन कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर अपन विभिन्न प्रकार के जो फोसिल्स है, फ्यूल्स है, ऑयल है, इनको शामिल करते हैं, क्योंकि इनको अगर अपन यूज कर लेते हैं और यदि खत्म हो जाते हैं तो इनका वापस प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। तो जितने भी प्रकार के रिसोर्सेज है नेचुरल वाले, उनकी सप्लाई या उनको प्रोवाइड करवाने का काम कौन करेगा, करता है हमारा एनवायरमेंट। और ये हमारे क्या है, डेवलपमेंट करने के लिए, या हम हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, यदि अपन मनी अर्न करना चाहते हैं तो रिसोर्स उसके लिए जरूरी है। और ये रिसोर्स हमें कौन प्रोवाइड करवा रहा है, हमारा एनवायरमेंट। तो इसका पहला और मेन फंक्शन क्या हो गया कि इट प्रोवाइड अस रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। हमारे डेवलपमेंट कार्यों के लिए रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है, हमारा एनवायरमेंट। सेकंड, इसका जो सिग्निफिकेंस या इसका फंक्शन अपन देखें तो वो ये एनवायरमेंट एब्जॉर्ब वेस्ट। एनवायरमेंट जितने भी प्रकार के वेस्ट हैं, क्योंकि अपन प्रोडक्शन करते हैं, अपन कंजप्शन काम करते हैं, तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के वेस्टेज जनरेट होते हैं। इन वेस्टेज को एब्जॉर्ब कौन करता है, हमारा एनवायरमेंट। यदि हमारा एनवायरमेंट नहीं होगा तो जितने भी वेस्ट हैं वे एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे और हमारे जीवन जीने के लिए या हमारे लाइफ के लिए वो क्या होंगे, हार्मफुल होंगे। आप सभी को पता है हम विभिन्न जो कमोडिटीज है उनका कंजप्शन भी करते हैं, उनका प्रोडक्शन भी कार्य करते हैं। तो प्रोडक्शन कार्य करने में और कंजप्शन कार्य करने में वेस्टेज प्रोवाइड होना या वेस्टेज जनरेट होना स्वाभाविक है। और इन वेस्टेज को हमारा जो एनवायरमेंट है वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर कर हमें इनके जो इनसे होने वाली जितने भी प्रकार के हमारे लिए डिजीज हैं या जितनी भी प्रकार की हार्मफुल गैसें इनसे प्रोवाइड होती हैं, उन सबसे हमारे को हमारा पर्यावरण या हमारा एनवायरमेंट हमें बचाता है। थर्ड, हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंट सस्टेन्स लाइफ। सस्टेन्स लाइफ, जीवन जीने के लिए जरूरी है हमारा एनवायरमेंट। इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ के लिए कुछ बेसिक एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। कुछ बेसिक एलिमेंट्स यदि हमारे पास ना हो तो शायद हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, यदि मैं कहूँ एयर नहीं हो, वाटर नहीं हो, यदि सन नहीं हो या सोइल नहीं हो, तो इन चीजों के अभाव में या इन एलिमेंट्स के अभाव में हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी। तो हमारी लाइफ को कौन सस्टेन कर रहा है या हमारी लाइफ को कौन पॉसिबल बना रहा है, हमारा जो एनवायरमेंट है वो पॉसिबल बना रहा है, क्योंकि वो हमारे को जरूरी जीवन जीने के लिए जो जरूरी एलिमेंट्स है वो प्रोवाइड करवाता है। वाटर, एयर या हमारी लैंड, सॉइल, सन, इनके अभाव में अपन जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमारे एनवायरनमेंट की बड़ी महत्ता है कि हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी एलिमेंट्स वो हमें देता है। फोर्थ, इसका महत्व यदि अपन देखें तो हमारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड एस्थेनिक सर्विसेज भी वो हमें प्रोवाइड करवाता है। वो एस्थेनिक सर्विसेज, एनवायरनमेंट प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कुछ सेवाएं या कुछ सर्विसेज हमारे लिए जरूरी होती है। जैसे
हमारे नेचर को यदि अपन देखें तो कहीं पर हमें लैंड दिखाई देते हैं, कहीं पर हमें सीज दिखाई देते हैं, कहीं हमें ओशियंस दिखाई देते हैं, कहीं हमें डेजर्ट, कहीं पर हमें डेजर्ट दिखाई देते हैं, या विभिन्न प्रकार के रेनफॉल दिखाई देते हैं, एयर एटमॉस्फेयर दिखाई देते हैं हमें, तो कहीं पर हमें माउंटेन दिखाई देते हैं। ये जितने भी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के नेचुरल सीनरियां हैं वो हमारी लाइफ को कैसा बना देती है, हैप्पीनेस वाला, या हम कह सकते हैं हमारी लाइफ को खुशनुमा बना देती है। ये वाली चीजें हमारे माइंड को रिफ्रेश कर देती है। इससे क्या होता है, जो हमारे वर्किंग पॉपुलेशन है उनके कार्य करने की जो कैपेसिटी है वो डेवलप होती है। कार्य करने की कैपेसिटी डेवलप होगी तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की जो रेट्स है वो बढ़ेगी, और हमारे देश के अंदर पर कैपिटल इनकम और हमारी नेशनल इनकम है वो इंक्रीज होगी और हमारा डेवलपमेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एनवायरमेंट हमारे लिए बहुत अधिक जरूरी है। सबसे पहला तो इसके अभाव में हम अपनी लाइफ की कल्पना ही नहीं कर सकते। हमारी लाइफ को किसने पॉसिबल बनाया, हमारे एनवायरमेंट ने। तो एनवायरमेंट हमारी लाइफ के लिए ही जरूरी है, अदर चीजें तो बाद में है, क्योंकि अगर हमारी लाइफ होगी तो हम आगे की जो हमारी एक्टिविटीज है उनको पॉसिबल कर पाएंगे। तो पर्यावरण हमारे लिए या एनवायरमेंट हमारे लिए कितना जरूरी है आपको पता चल गया होगा। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे कि हमारे पर्यावरण से संबंधित जो बेसिक प्रॉब्लम है या कौन कौन सी है जो हमारे पर्यावरण या एनवायरमेंट से जुड़ी हुई है। 2 बेसिक प्रॉब्लम्स है हमारे एनवायरमेंट की। अब तक हमने देखा एनवायरमेंट का मीनिंग क्या है एंड इसके फंक्शंस क्या हैं। अब बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की बेसिक प्रॉब्लम कौन कौन सी है? 2 बेसिक प्रॉब्लम है एनवायरमेंट की। एक है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे एनवायरमेंट के अंदर हमें दिखाई देती है, वो है प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। पहला है प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन जिसको अपन प्रदूषण कह सकते हैं, आप सभी उसके बारे में जानते हैं पोल्यूशन क्या है और उसके कॉजेस कौन कौन से हैं। और दूसरी है जो अगर अपन हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखें तो वो है डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या फिर अपन कह सकते हैं प्रॉब्लम है ऑफ एक्सपेसिव एक्सप्लोशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। degradation of natural resources। पहली जो प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, आप उस समस्या से पूरी तरह परिचित हैं कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम क्या होती है या पोल्यूशन क्यों हो रहा है, एनवायरनमेंट से कैसे रिलेटेड है, टाइप ऑफ पोल्यूशन कितने हैं। ये आप पहले भी शायद आपकी सोशल साइंस की किसी बुक के अंदर पढ़ चुके होंगे, लेकिन यदि आपने नहीं पढ़ा है तो इस वाले चैप्टर के अंदर हमारे ये भी है पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन के कॉजेस क्या हैं, इनसे कौन कौन सी डिजीज होती है, पोल्यूशन के टाइप कौन कौन से हैं। और सेकंड जो है वो है डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनकी सप्लाई तो है कम और उनकी डिमांड है ज्यादा, क्योंकि भारत के अंदर क्या है जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में। तो पॉपुलेशन ज्यादा मात्रा में है तो रिसोर्स पर क्या है हमारा दबाव बना हुआ है, तो हम जरूरत से ज्यादा उनका उपयोग कर लेते हैं। इससे भी हमारे यहाँ पर क्या है पर्यावरण से रिलेटेड या एनवायरमेंट से रिलेटेड अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। तो पोल्यूशन से मीनिंग लेंगे पहले अपन, पहली वाली जो प्रॉब्लम है उसको देखेंगे कि पोल्यूशन क्या होता है। पोल्यूशन क्या है? सबसे पहले पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशन रेफर टू दोज एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन विच चैलेंज प्योरिटी ऑफ एयर एंड वाटर, पोल्यूट द एनवायरमेंट।
हम अपनी प्रोडक्शन और कंजप्शन की एक्टिविटी के दौरान हमारे एनवायरनमेंट को विभिन्न प्रकार से पोल्यूट कर देते हैं, उसको हम कहेंगे पोल्यूशन। या हम यूं कह सकते हैं कि प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज है और कंजप्शन की जो एक्टिविटीज है उसके दौरान हमारी जो एयर है, वाटर है, या हमारी विभिन्न प्रकार से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूट हो जाता है, वो कहलाएगा हमारा प्रदूषण या पोल्यूशन। अब टाइप ऑफ पोल्यूशन कितने हैं? 3 टाइप्स है इसके, 3 टाइप है पोल्यूशन के। देखिए 3 टाइप है। हम डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात बाद में करेंगे, पहले हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो 3 प्रकार के पोल्यूशन अपने को दिखाई देते हैं। एयर पोल्यूशन, सेकंड अगर अपन देखें तो वाटर पोल्यूशन, और थर्ड देखें तो नॉइस पोल्यूशन। सबसे पहले आ जाएंगे हम एयर पोल्यूशन के ऊपर कि एयर पोल्यूशन होता क्या है। देखिए एयर कैरीज ऑक्सीजन विच इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ। पोल्यूशन ऑफ एयर implies pollution of an essential element of life, accordingly quality of life's impaired। अगर हमारे जीवन जीने के लिए देखिए जरूरी है एयर और एयर के अंदर ऑक्सीजन का होना, लेकिन अगर हमारी एयर के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिल जाते हैं जो हमारी एयर को पोल्यूट कर देते हैं, या हमारे जीवन जीने के लिए जो एसेंशियल ऑक्सीजन गैस है उसकी मात्रा को या उसकी क्वांटिटी को कम मात्रा में कर देते हैं, तो उसको अपन कहेंगे एयर पोल्यूशन। या हम यूं कह सकते हैं हमारी एयर के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या विभिन्न प्रकार की जो हार्मफुल गैसें वो जाकर मिल जाती है और हमारी एयर को पोल्यूट कर देती है, तो उसको हम कहेंगे एयर पोल्यूशन। यानी एयर के अंदर विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसों का मिल जाना या हार्मफुल गैसों का जाकर उसके साथ मिल जाना, जिससे हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, तो उसको अपन कहेंगे एयर पोल्यूशन। अब देखिए एयर पोल्यूशन के कॉजेस क्या है, क्यों फैलता है एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होने के क्या क्या कारण है। उसके अंदर सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला कारण है जो स्मोक है, धुआं एमिटेड बाय द इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलरली दोज यूजिंग कोल एंड एनर्जी। वे सभी इंडस्ट्री जो कोयले का या अन्य प्रकार की एनर्जी को यूज करते हैं, तो उनसे क्या होता है अनेक प्रकार से क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। और ये धुआं अगर हमारी एयर के अंदर जाकर मिलता है तो उससे क्या होगा, हमारी एयर के अंदर ऑक्सीजन कम होने लगती है। सेकंड यदि अपन इसका कॉज देखें या एयर पोल्यूशन का कारण समझे तो वो है poisonous gases estimated by the plastic and leather in the process of chemical treatment of the materials। जो हमारे प्लास्टिक और लेदर से रिलेटेड इंडस्ट्री है उनके अंदर जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज चलती है उससे भी क्या होता है, पॉइजनस गैसें बाहर निकलने लगती है। और जब ये हमारी एयर के अंदर मिल जाती है या एयर के अंदर शामिल हो जाती है तो इससे भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। और थर्ड यदि अपन कहें तो emissions of gases by the motor vehicle which has risen to the theatering level oxygen to exponential rise in the number of vehicles। हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट के अंदर व्हीकल्स चलते हैं उनसे निकलने वाली जो हार्मफुल गैसेज है या पॉइजनस गैसेज है उससे भी हमारी एयर पोल्यूट होती है। अब सेकंड बात करेंगे हम वाटर पोल्यूशन की। बिल्कुल इजी है, एयर पोल्यूशन से भी विभिन्न प्रकार की डिजीज फैलती है, जिसके अंदर अपन जिन डिजीज फैलती है उसके अंदर यदि अपन देखें तो हाइपरटेंशन, अस्थमा, ये जो डिजीज है वो ज्यादातर किससे होती है, एयर पोल्यूशन से होती है। अगर अपन एयर पोल्यूशन से बचना चाहते हैं तो इसके जो भी कॉजेज है अपने को उनको दूर करना चाहिए। फिर बात करते हैं अपन वाटर पोल्यूशन की। तो जिस प्रकार एयर के अंदर हार्मफुल गैसें आकर मिल जाती है या एयर के अंदर ऑक्सीजन घटने लगती है तो उसको अपन एयर पोल्यूशन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे वाटर के अंदर जब वेस्टेज आकर मिल जाता है और हमारे वाटर को खराब कर देता है या गंदा बना देता है तो उसको अपन कहेंगे वाटर पोल्यूशन।
वाटर पोल्यूशन के जो कारण है वो भी अनेक प्रकार से देखे जा सकते हैं। देखिए, पहला हमारे डोमेस्टिक सीवरेज दैट फ्लोज इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। हमारे घरेलू सीवरेज से निकलने वाली जो गंदा पानी है वो अगर नदियों और नालों में मिल जाता है तो उससे क्या होता है, हमारा वाटर पॉल्यूट हो जाता है। सेकंड, यदि अपन इसका कारण देखें वाटर पॉल्यूशन का, तो वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट स्ट्रीमिंग इनटू द रिवर्स। जो इंडस्ट्रियल का वेस्टेज निकलता है वो रिवर्स के थ्रू यदि वाटर में मिल जाता है तो उससे भी क्या हो जाता है, हमारा वाटर पॉल्यूट हो जाता है। इसी प्रकार देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर विभिन्न प्रकार से जो अपन विभिन्न प्रकार के जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं या इनसर्टिसाइड्स यूज करते हैं, इन फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, उनसे भी क्या होती है, हानिकारक गैसें निकलती है और यदि वे वाटर के अंदर मिल जाती है तो उससे हमारा वाटर पॉल्यूट हो जाएगा। ऐसे ही थर्मल पावर हाउसेज हैं, उनसे जो डिस्चार्ज होता है ऐश मिक्स्ड विथ वाटर, वो क्या होता है, उससे भी हमारा वाटर पॉल्यूट हो जाता है। और वाटर पॉल्यूशन से होने वाली जो डिजीज है, देखिए उसके अंदर अपन शामिल करते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे हेपेटाइटिस है या हमारे विभिन्न प्रकार से वोमिट है, या हम यूं कहें कि डायरिया है। ये वाली प्रॉब्लम कहाँ से होती है, हमें वाटर पॉल्यूशन से होती है ये वाली डिजीज। तो वाटर पॉल्यूशन भी हमारे लिए खतरनाक है। थर्ड, अगर हम बात करेंगे नॉइस पॉल्यूशन, शोर वाला प्रदूषण, वो किससे होता है, आपको पता ही है कि आधुनिक युग कैसा है, मशीनरी का युग है। विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री में या हमारे रोड पर चलने वाले जो विभिन्न व्हीकल्स है, बहुत अधिक यदि वे नॉइस करते हैं या उनकी आवाज का जो लेवल है वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, बहुत अधिक मात्रा में मशीनरी रेज्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी, यानी उनकी एफिशिएंसी से अधिक वो शोर करती है, तो उससे क्या होता है, हमारे यहाँ पर नॉइस पॉल्यूशन फैलता है। और नॉइस पॉल्यूशन इससे होने वाली जो डिजीज है, इसके कारण तो आपको समझ में आ ही गए होंगे कि हमारे यहाँ चलने वाले विभिन्न प्रकार के व्हीकल जो इंजन से चलते हैं और नॉइस करते हैं। सेकंड, इसका कारण देखें तो हम हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर लगी होने वाली जो मशीनरीज है उनसे हमारे यहाँ पर नॉइस पॉल्यूशन फैलता है। थर्ड, हम कहें कि हमारे रोड पर चलने वाले जो विभिन्न प्रकार के व्हीकल्स हैं उनके कारण भी हमारे यहाँ पर नॉइस पॉल्यूशन फैलता है। इनके कारण क्या होता है, व्यक्ति बहरा हो सकता है या अंधापन आ सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, वो बोल नहीं सकता है, गूंगापन जिसको अपन कहते हैं, वो प्रकार की डिजीज इसके द्वारा हो जाती है। तो आज हमने देखा पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन का मीनिंग क्या है, यानी हमारा एनवायरनमेंट जब एयर, वाटर और या उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो अन्य आवश्यक एलिमेंट्स जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, यदि वो पोल्यूट हो जाते हैं तो उसको अपन कहते हैं पोल्यूशन। ये 3 टाइप से हो सकता है, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एक और है लैंड पोल्यूशन जिसके अंदर हमारी जो मिट्टी है या हमारी जो हम कहते हैं हमारी लैंड है उसके अंदर यदि हार्मफुल गैसें या हार्मफुल पदार्थ या हार्मफुल जो वेस्टेज है वो जाकर मिल जाते हैं और उससे हमारी लैंड यदि पोल्यूट हो जाती है तो उसको अपन कहेंगे लैंड पोल्यूशन। आजकल इसका एक चौथा प्रकार भी दिया जाता है लैंड पोल्यूशन के रूप में। लैंड पोल्यूशन क्यों फैलता है, आजकल हम क्या विभिन्न प्रकार से जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं या फिर हम कहते हैं कि विभिन्न प्रकार से हम ऐसी दवाइयाँ यूज करते हैं जो कीड़ों को मारती है, तो उन कीटनाशकों के प्रयोग से या हम कहें फर्टिलाइजर्स के प्रयोग से अनेक प्रकार की गैसें उत्सर्जित होती है या उनसे हार्मफुल गैसें निकलती है। अनेक प्रकार के वेस्टेज होते हैं जो हमारी लैंड में जाकर मिल जाते हैं और उसको खराब कर देते हैं, तो उसको अपन कहेंगे लैंड पोल्यूशन। इससे क्या होता है, हमारी जो लैंड की ग्रोथ रेट होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, वो बंजर हो जाती है या हमारी लैंड पूरी तरह से खराब हो जाती है। उसके अंदर एग्रीकल्चर कार्य जो हम करते हैं वो ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, तो वो वाली जो चीजें होंगी वो लैंड पोल्यूशन से रिलेटेड है। तो पोल्यूशन के भी 4 टाइप्स हो गए, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। सेकेंड हम देखें हमारी बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है, वो है डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे यहाँ पर जितनी पॉपुलेशन है उसकी रिसोर्स के लिए जितनी मांग है उतनी उसकी सप्लाई नहीं हो पाती, तो हम क्या करते हैं जरूरत से ज्यादा उनको एक्सेसिव एक्सप्लोशन करते हैं, हम जरूरत से ज्यादा उनका प्रयोग करने लगते हैं, तो उससे भी हमारा
जो एनवायरनमेंट है वो खराब होने लगता है, या अपन कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट की ये जो प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटिव है, एक्सेसिव यूज से। नेचुरल जितने भी रिसोर्स हैं उनका यदि अपन एक्सेसिव यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे जितने भी प्रकार के फॉरेस्ट हैं, मिनरल्स हैं, या जितने भी प्रकार के सोइल्स हैं, वो सब क्या है धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। और हमारे पास यदि ये नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, ये नेचुरल कैपिटल यदि हमारी खत्म हो गई या समाप्त हो गई, तो आगे के जो हमारे डेवलपमेंट होंगे, जो हमारी आने वाली जो फ्यूचर के अंदर जो भी हमारी पॉपुलेशन आएगी, वो व्यक्ति कहाँ से पैसा अर्न करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ क्रिएट होने वाली है। तो नेचुरल रिसोर्स पर जनसंख्या का जो अत्यधिक दबाव है उसके कारण भी हमारे एनवायरनमेंट में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और इससे हमारी जो नेचुरल कैपिटल है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हमको आगे की ग्रोथ के लिए विभिन्न प्रकार से जितने रिसोर्स की आवश्यकता होगी वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। हम अभी तो मनी अर्न कर लेंगे, लेकिन हमारी जो फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हम रिसोर्स प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। तो इसी चीज को अपन कहेंगे एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या फिर डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये दो मुख्य समस्याएं थी हमारी जो एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई, और इन दोनों ही समस्याओं के विषय में आपको लगभग जानकारी पहले से होगी और नहीं होगी तो आज की वीडियो क्लास में आपको हो ही गई होगी। अब तक हमने पढ़ा है मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट क्या है, सिग्निफिकेंस या फंक्शन क्या होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के। थर्ड जो टॉपिक हमने देखा कि हमारी पर्यावरण से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम कौन कौन सी है, जिसमें दो प्रॉब्लम मुख्य है, एक तो पोल्यूशन की और दूसरा डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की। ये दोनों ही जो प्रॉब्लम्स है उससे हमारे एनवायरनमेंट को खतरा हो रहा है और हमारा जो डेवलपमेंट कार्य है लगभग रुक सा गया है, और आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। आगे का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। थैंक्स।